तो आगे और बढ़ाते हैं चैप्टर को, ह्यूमन आई को। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑब्वियसली है, दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर जो होगा वो ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर के लिए क्लास आपको मिस नहीं करनी किसी भी हालत में। इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर होगा, जिसकी भी क्लास मिस हो जाएगी समझ लो, तो वो एक भी क्लास मिस हो गई तो पूरा ऊपर से दिमाग से बिल्कुल चैप्टर हट जाएगा, ठीक है। इसलिए वो किसी भी हालत में आपको मिस नहीं करना जब मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कराऊंगा, आपको ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अब ये देखो पहले हम ह्यूमन आई कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद हम अगला चैप्टर कराएंगे। मैं चाहता हूँ ये 2 चैप्टर आपके और हो जाएं कम से कम। एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ख़त्म हो जाए और एक हो जाए तुम्हारा क्या नाम है, रिप्रोडक्शन। हाँ, 2 चैप्टर कम से कम क्या नाम है टारगेट पर हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि मतलब जैसे बहुतों का इन्वायरमेंट भी आ सकता है, वो भी देखें। एक क्लास का चैप्टर इन्वायरमेंट, ज़्यादा क्लास का नहीं है वो, तो मैक्सिमम 1 क्लास लगेगी उसमें। और एक क्या नाम है उसका मैग्नेटिज्म भी आ सकता है, जैसे इनका मैग्नेटिज्म नहीं आ रहा, नहीं तो हम फिर क्या नाम पहला शुरू करा देंगे ना, शुरू से सिलेबस पहले चैप्टर से स्टार्ट करा देंगे फिर हम। देखो भाई, हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो। मैं एक बार फिर इसका डिक्टेट कर देता हूँ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, कि आफ्टर द शॉवरिंग large amount of the tiny droplets are suspended into the atmosphere, ठीक है ना। each droplets act as a mini prism, इसका काम करती है मिनी prism। तो when the light coming from the sun enter into the this droplet, then it first refract and disperse। refract तो क्या होती है, disperse। when it disperse का मतलब क्या होता है कि अगर ये लाइट एंटर करेगी ऐसे, तो ये कितने कलर में बैंड कर जाएगी, ये 7 कलर के अंदर बैंड कर जाएगी, डिस्पर्स हो जाती है। देन इट इंटरनली रिफ्लेक्ट, क्या करेगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है ना। एंड फाइनली व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द ड्रॉपलेट्स इट गेट रिफ्रैक्ट, फाइनली इट रिफ्रैक्ट व्हेन कम्स आउट थ्रू द ड्रॉपलेट। रिफ्रैक्ट इसलिए करेगी क्योंकि अब तो आपका मोनोक्रोमेटिक वाली लाइट है, तो सिर्फ ऐसे बैंड कर जाएगी इस तरीके से, एंड फॉर्म अ बैंड ऑफ द कलर इन द स्काई एंड पैटर्न ऑफ द रेनबो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो, ठीक है। आ सकता है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे होता है अभी आपको पता है कि जब लाइट हमारे ऊपर से आती है, सन से आती है, तो सन से आने पर एटमॉस्फेयर से पहले उसको कौन सा मीडियम मिलता है, कोई मीडियम ही नहीं होता, वैक्यूम होता है वहाँ, कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर, बिल्कुल पूरा एकदम खाली होगा, सन्नाटा होगा सब कुछ, समझ रहे। तो इसका मतलब ये आपका पूरी तरह से वैक्यूम है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये रेयर हो गया। इससे तो वैक्यूम से तो कोई रेयर हो नहीं सकता, कोई पार्टिकल है ही नहीं यहाँ पर। लेकिन जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी लाइट, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जैसे ये यहाँ से सन आ रहा है, ऐसे लाइट एंटर कर रही है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में तो पार्टिकल आ गए, नहीं आ गए, समझ रहे हो। तो पार्टिकल आ गए तो सीधी तो जाएगी नहीं, क्या हो जाएगा, उसका पाथ क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, और इस तरीके से न जा करके वो ऐसे डेविएट हो जाएगी, समझ रहे हो। इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डेविएशन ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक या एटमॉस्फेयर surrounding the earth is called atmospheric refraction। समझ रहे हो, समझ में आ गया।
एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। अब इससे कौन कौन से आपको फिनोमेना दिखाई देते हैं एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के थ्रू? आपने देखा होगा कि स्टार ना ट्विंकलिंग फैक्ट प्रोड्यूस होता है। हमेशा स्टार की तरफ देखोगे ना तो क्या प्रोड्यूस करते हैं वो? चमकते हुए। कभी तो एकदम डिम हो जाएंगे, कभी एकदम क्या हो जाएंगे? ब्राइटनेस हो जाएगी। तो ये जो डिम और ब्राइट जो होना वो किसके कारण होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के। मून को कभी देखा है ऐसे? नहीं देखा ना। जो प्लैनेट होते हैं ना, वीनस हो गया, चाहे मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, ये प्लैनेट भी कभी ट्विंकल नहीं करते। ये भी बड़े बड़े, अगर आप माइक्रोस्कोप से मतलब टेलीस्कोप से भी देखोगे ना तो बड़े बड़े चांद की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन स्टार आपका ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखाई प्रोड्यूस करेगा इवन टेलीस्कोप के अंदर। वहाँ भी ट्विंकलिंग होगा, लेकिन ये कभी ट्विंकलिंग नहीं दिखाई देंगे प्लैनेट। ये सारा रीजन हम यहाँ पे करेंगे। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन है इसके अंदर एक और, कि आपका मान लेते हैं ये स्टार है, ये यही वाला स्टार मान लेते हैं। ये लाइट इस स्टार से आ रही है, तो अब जैसे आएगी तो हमें तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ से आ रही है, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बैंड टुवार्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। बैंड टुवार्ड्स नॉर्मल क्यों हो जाएगी? क्योंकि अब देखो, अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचता हूँ तो सीधा ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे बैंड हो जाएगा। पीछे बैठ जाओ उधर। कोई बात नहीं, उधर ही बैठ जाना। यार टाइम वेस्ट मत करो, आराम से बैठ जाओ। एक तो वैसे ही लेट आए तुम। तो अब ये देखो, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन समझो क्या है। व्हाई डज द स्टार अपीयर टू स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअली? मतलब जो स्टार होते हैं ना, उनकी वो एक्चुअल पोजीशन नहीं होती, वो उनकी एपरेंट पोजीशन होती है। एपरेंट का मतलब थोड़े से ऊपर दिखाई देते हैं देन एक्चुअल। वाकई में इतने ऊंचे नहीं होते वो, लेकिन थोड़े से हमें ऊपर दिखाई देते हैं। क्यों होता है ऐसा? देखो, जब ये लाइट किसी, ये एक्चुअल पोजीशन है स्टार की, तो जब ये लाइट कहाँ से आ रही है? स्टार से आ रही है, ऐसे बैंड टुवार्ड्स नॉर्मल हो रही है। तो हमें तो ऐसे लगेगा कि जैसे ये लाइट यहाँ से आ रही है, सीधी आ रही है, क्योंकि हम तो जो लाइट आती है ना वो सीधा देखते हैं उस लाइट को आते हुए, ठीक है ना। तो जब यहाँ से आ रही है तो स्टार की पोजीशन कहाँ हो जाएगी? इस जगह पर हो जाएगी, यहाँ पर ऐसे। ये पहले इतने हाइट पे था, अब यहाँ से इतने दूर हो गया। समझ रहे हो? तो हम कैसे कह सकते हैं ये जो स्टार की पोजीशन है ये वाली, ये होती है उसकी एपरेंट पोजीशन। एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। तो स्टार अपीयर टू हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन सिंस, क्यों? कि व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार एंटर इनटू एटमॉस्फेयर इट बैंड टुवार्ड्स नॉर्मल एंड इट अपीयर टू कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट पोजीशन देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। ठीक है? then it appear to coming from the different position than its actual position, though so the star's image formed above the actual position, that's why they appear to higher than the actual position। इस वजह से हमें थोड़े से ऊंचे दिखाई देते हैं। ये तो आपकी मतलब बात हो गई कि भाई स्टार हमें थोड़े से ऊपर क्यों दिखाई देते हैं। अब क्वेश्चन अराइज जो सबसे ज़्यादा आता है इसमें, वो ये आता है कि वाई डू द स्टार ट्विंकल? फिर ट्विंकल क्यों करते हैं वे स्टार? तो आप एक बात देखो कि जो एपरेंट पोजीशन है स्टार की यहाँ पर, क्या ये फिक्स रहती है? अब एक बात बताओ, क्या हमारा जो एटमॉस्फेयर है क्या बिल्कुल फिक्स है? भाई आप इतनी सारी लेयर होती हैं, ऊपर जाके लेयर देखोगे
और हमारे नीचे जाके लेयर देखोगे, एयर की लेयर हमेशा अलग अलग होती है। कहीं पर ज़्यादा स्मोक होगी, कहीं कम स्मोक होगी, कहीं वाटर वेपर ज़्यादा होंगे, कहीं वाटर वेपर कम होंगे। वैसे भी अर्थ रोटेट करती है तो एटमॉस्फेयर क्या होता रहता है, वहाँ पर चेंज हो जाता है। कहीं पर डेंस एयर आ जाएगी, कहीं पर क्या आ जाएगी, थोड़ी रेयर एयर आ जाएगी, कई सारे लेयर से गुजरते समय। तो होगा क्या कि ये जो लाइट हमने तो ऐसे मानी है ना कि बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, लेकिन एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि बहुत सारी लेयर होने की वजह से ये कई बार डेंस हो जाती है, कई बार रेयर हो जाएगी। तो कई बार ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो जाएगी, कई बार कम रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो क्या अपरेंट पोजीशन फिक्स रहेगी इसकी? नहीं रहेगी। कई बार तो क्या हो जाएगा कि लाइट ऐसे आ रही है, कई बार ऐसे आ रही है। समझ रहे हो? तो और दूसरी बात क्या है कि एक ही सिंगल रे ऑफ लाइट होती है। एक बात बता दूं मैं, आप क्या ये ट्यूबलाइट आपको ट्विंकलिंग दिखा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ से एक सिंगल रे ऑफ लाइट नहीं आ रही, बहुत सारी बैंड ऑफ रे ऑफ लाइट आ रही है हमारी आंखों के अंदर। अभी हम पढ़ेंगे क्या नाम है, जब उसका पढ़ेंगे क्या नाम है, प्लैनेट का ट्विंकल नहीं करते वो चीज़, क्योंकि सिंस द स्टार्स, अब ध्यान रखना यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है कि व्हाई डू द स्टार ट्विंकल। सिंस द स्टार्स आर वेरी फादर अवे फ्रॉम अस, बहुत बहुत ज़्यादा दूर है, सो दे आर कंसीडर्ड एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, सिंगल पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। हम ये मान के चलते हैं कि एक ही पॉइंट सोर्स आ रहा है वहाँ से, एक सिंगल रे ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है? तो ड्यू टू द डिफरेंट फिजिकल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार क्या होगी? चेंज होगी, विल चेंज। अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार विल गेट चेंज। एज ए रिजल्ट क्या होगा? द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार समटाइम अपीयर टू लार्जर अमाउंट, कब जो लाइट आएगी ज़्यादा अमाउंट की होगी, एंड समटाइम इट एंटर इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। उससे क्या होगा? कभी तो हमें ब्राइटर दिखाई देगा स्टार, दैट कॉज द ब्राइटर ऑफ द स्टार, और डिम ऑफ द स्टार। कभी ब्राइट हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा? डिम हो जाएगा। ज़्यादा होगी कि लाइट एंटर करेगी तो क्या होगा? जैसे एग्जैक्ट पोजीशन ये वाली है, तो हमें यहाँ पर क्या है, बिल्कुल एक तरह से क्या हो गई? ब्राइट हो गई। लेकिन जैसे वो इधर गई, हम तो यहीं पर खड़े हुए हैं, हमारी आँख तो फिक्स है, लेकिन लाइट ऐसे ऐसे हिलता है ना, ये तो फ्लिकर करता है इसी लाइट की इसी की वजह से। समझ रहे हो? तो दिस कॉन्टिन्यूसली चेंज brightness and dimness of the light that led to the flickering of the star। फ्लिकर करेगा, ऐसे हिलता हुआ दिखा, फ्लिकर का मतलब ऐसे हिलेगा। समझ रहे हो? That's why the star appear to twinkle। Stars are very far away from us, considered as a point source of light, so when it enter into the atmosphere, it diffract, मतलब रिफ्रैक्ट बाई डिफरेंट अमाउंट ड्यू टू द डिफरेंट फिजिकल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर या चेंजिंग कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। दिस लेड टू, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार विल कंटिन्यू चेंज, समटाइम इट गिव द इफेक्ट ऑफ ब्राइटर star, sometime it give the dim effect of a star. Due to this flicker करेगा स्टार, that's why it, मैंने लिख रखा है वैसे उसके अंदर, मैं 4 बार भी एक्सप्लेन करूँगा तो चारों बार लैंग्वेज क्या हो जाएगी आपकी? डिफरेंट हो जाएगी। मेन क्या है, आपको क्या है समझना है। ठीक है? एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का लिखना है, एक ड्यू टू डिफरेंट कंडीशन ऑफ फिजिकल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर लिखना है, फिर आपको लिखना है कि इसके कारण क्या होगा? अपरेंट पोजीशन क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। फिर लिखना है उसके इफेक्ट से लाइट जो स्टार है वो कैसा दिखाई देगा? कभी ब्राइटर दिखाई देगा, कभी
डिमर दिखाई देगा। फिर लिखना है इस केस को हम क्या कहते हैं, फ्लिकरिंग ऑफ द स्टार। और फ्लिकरिंग के बाद लिख सकते हो आप जिसके कारण ये स्टार क्या होता है, ट्विंकल करता है। सिंपल सी बात है, बस आप पॉइंट टू पॉइंट अगर याद करोगे तो आपको अपने वर्ड के अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका ट्विंकलिंग फैक्ट ऑफ स्टार। अब आप आगे देखो कि प्लैनेट तो नहीं ट्विंकल करते, मून तो ट्विंकल नहीं करता। क्यों नहीं करता? अभी आपको पता है स्टार कितना दूर होते हैं अदर देन सन? सन के अलावा स्टार हमारे से पता है कौन सा स्टार है जो सबसे नियरेस्ट स्टार है आफ्टर सन? मून तो ये रहा, जैसे ऐसे पकड़ के आ जाओगे तो हाथ में ले लोगे। कौन सा है? अल्फा सेंचुरी। कौन सा स्टार है? सन से यहाँ तक लाइट को आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट, अराउंड 8 मिनट, 7 सेकंड 56 सेकंड लगते हैं। 7 मिनट एंड 56 सेकंड। जो अल्फा सेंचुरी होता है उससे यहाँ तक लाइट को आने में कितना टाइम लगता है? अराउंड 4 ईयर्स। सोच रहे हैं? अराउंड 4 ईयर्स। और सेकंड मोस्ट नियरेस्ट स्टार है आफ्टर सन। कितना दूर होगा देखो। और लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब सोचो 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड है, और 4 साल में सेकंड में को कन्वर्ट करो, 4 साल को, और फिर उसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करो, कितनी डिस्टेंस बनेगी। और ये इसी तरह से जो स्टार हैं वो 30 लाइट ईयर दूर है हमारे से। 30 साल, 100 साल लाइट को आने में लग जाते हैं, वहाँ से यहाँ तक आने में। सोच रहे हैं कितने दूर दूर तक हमारा एटमॉस्फेयर फैला हुआ। हम तो कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट तो बहुत बड़ा हो गया। और ऐसे हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में अगर देखा जाए, हमारी जो गैलेक्सी है वो किसका, क्या नाम है हमारी गैलेक्सी का पता है? मिल्की वे। उसके बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। एक मतलब गैलेक्सी में करीब 10 मिलियन से स्टार होते हैं। 10 की पावर मान के चलो 11, 10 की पावर 11 कितना होगा? लगाओ तुम, कितने बिलियंस हो जाएंगे। एक गैलेक्सी में इतने स्टार होते हैं, और करीब इतनी ही गैलेक्सी हैं। इतनी क्या है? गैलेक्सी। अब इसका इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारा जो पूरा क्या नाम है यूनिवर्स है वो कहाँ पर जाके टिका हुआ है। कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कहाँ तक पड़ा है। हो सकता है कि अर्थ जैसी करोड़ों अरबों अर्थ हों जो हमारे यूनिवर्स में फैली हों, लेकिन हम किसी से कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते। किस स्टार के चारों तरफ इस तरह का फिजिकल कंडीशन हो गई हो जो हमारे अर्थ के अंदर हो गई हैं? दूसरे स्टार पे भी हो सकता है ऐसा कंडीशन, क्योंकि कितने सारे स्टार हैं। 10 की पावर 22 लगाओ, इतने स्टार बनेंगे पूरे यूनिवर्स में। और एक स्टार लाखों लाइट ईयर, हजारों लाइट ईयर दूर दूर हो सकते हैं। कई स्टार तो हजारों साल लग जाते हैं वहाँ से लाइट को यहाँ तक आने में। तो यूनिवर्स का कोई वो छोड़ नहीं है। चलो खैर इसकी बात छोड़ो, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि हमें कहाँ लेके जा सकते हैं। वाई डू द प्लैनेट नॉट ट्विंकल? अब प्लैनेट का क्या है कि प्लैनेट क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं, दूर नहीं होते ये। ठीक है ना? तो जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि तो यहाँ से तो एक ही रे ऑफ लाइट आती है ना, वही लाइट इधर उधर होगी। लेकिन प्लैनेट क्या होते हैं? पास में आते हैं, तो वहाँ से एक रे ऑफ लाइट नहीं आती, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट आती है, मैनी रे ऑफ लाइट आती हैं। समझ रहे हो? जैसे बरसात की बूंद है, हवा चल रही है, लेकिन आपका पानी यहाँ पर लगातार गिरता रहेगा। माथे पर जो सिर पर जो वाटर आएगा ना वो लगातार गिरता रहेगा, जबकि आपको पता है कि जो हमारी सीधी बारिश की बूंद आ रही थी वो इधर गिर गई, लेकिन जो इधर गिर गई थी उसकी जगह किसने ले ली थी? जो इधर साइड थी।
इसलिए हमें तो यही लगेगा ना, बिल्कुल एग्जैक्टली क्या है हमारे ऊपर वही उतनी बूंदें गिर रही हैं जितनी पहली गिर रही थी। समझ रहे हो? अब जो प्लैनेट है वो पास में है हमारे, तो ये ऐसे मून की तरह मान के चलो। अब यहाँ से तो इतनी सारी रे ऑफ लाइट आ रही हैं, तो जब इतनी सारी रे ऑफ लाइट आ रही हैं, तो अगर हम यहाँ बैठे भी इस जगह पर और ये रिफ्रैक्ट भी हो रही है, तो ये भी तो रिफ्रैक्ट होगी साथ वाली, उसके साथ ये रिफ्रैक्ट होगी तो उसके साथ वाली तो रिफ्रैक्ट होगी। तो इंस्टेंटली जो इफेक्ट था ब्राइटनेस का या जो रिफ्रैक्शन का वो खत्म हो गया। जैसे एक बूंद उठ करके इधर जा रही है, उसकी जब दूसरी आ गई तो आपको पता थोड़ा ही चलेगा कि वो बूंद जाने में और आने में यहाँ में टाइम लगा कि हमें कुछ सेकंड के लिए बूंद हमारे सिर पर नहीं गिरी। वो आपको इक्वलिटी ही दिखाई देगी कि इक्वल बारिश हो रही है हमारे सिर पर। तो प्लैनेट के अंदर भी ऐसे ही होता है, अगर एक रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होगी तो उसकी जगह पर दूसरी रे ऑफ लाइट तुरंत आ जाती है और जो इफेक्ट होता है रिफ्रैक्शन का वो ख़त्म हो जाता है। तो प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल एज द प्लैनेट्स आर नियरर टू द अस देन स्टार। प्लैनेट क्या होते हैं? हमारे पास होते हैं। सो दे आर कंसीडर्ड एज अ एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट या मैनी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है ना? बहुत सारे सोर्स ऑफ लाइट की कंसीडर की जाती है। सो if one ray of light refracted, then other ray of light take the place of that refracted ray। एक रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट करती है तो उसकी जगह पर क्या हो जाती है? दूसरी रे ऑफ लाइट एंटर कर जाती है। सो द टोटल रिफ्रैक्शन इफेक्ट इज नलीफाइड, कैंसिल हो जाता है। जो रिफ्रैक्शन का इफेक्ट था वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एंड इट डू नॉट अपीयर टू ट्विंकल, और वो ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हो? ये भी मैंने डाला हुआ है क्वेश्चन आंसर में, क्या नाम, अपनी बुकलेट के अंदर से, तो वहाँ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो ये ज़रूर लिखना है आपको कि प्लैनेट हमारे पास में होते हैं, इसलिए मैनी रे ऑफ लाइट के कंसिस्ट करते हैं, बने होते हैं। इसलिए जब लाइट एंटर करती है एटमॉस्फेयर के अंदर, रिफ्रैक्ट होती है, तो अगर एक रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो उसकी जगह पर दूसरी रे ऑफ लाइट आ जाती है, और इस वजह से जो टोटल ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाता है? नलीफाई हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जो रिफ्रैक्शन इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है और प्लैनेट हमें अभी ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते। मैंने सोचा सो गए क्या? ठीक है, मैथ में होता है ना, मैम आएंगी तो हम सो जाएंगे, लेकिन मैं तो सारा हूँ। होता है ना, मैथ की फुल फॉर्म बताई थी हमने, बताई थी ना, MATH। मैम आएंगी तो हम सो जाएंगे, लेकिन हम मैं नहीं। अब मैथ में क्या लिखोगे? मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा किस किस के साथ है? ये मेरी आत्मा हमेशा सताएंगी, क्योंकि मैथ जिसका पीछा नहीं छोड़ेगा आगे तक, इसकी आत्मा हमेशा सताती रहेंगी। आर्ट्स में भी होती है, स्टैट्स, पूरी स्टैट्स मैथमेटिकल भरी पड़ी है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो मैथ लेना भी तो ज़रूरी है, अभी बहुत ज़रूरी है मैथ लेना। भाई जितना आप माइंड यूज नहीं करोगे, माइंड आपका उतना ही मतलब कॉम्पैक्ट होता जाएगा। एक रिसर्च में आई है पीछे, अब आगे हम करते हैं। अब देखो आगे ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, आज टेंशन मत लो, चाहे कितने भी हो ख़त्म करके जाऊँगा। देखो अब देखो, कई बार ये भी होता है कि जो सन है, जब ये सनसेट होता है या सनराइज होता है, उस समय पर कम से कम 2 मिनट तक सन, एक्चुअल सनसेट के बाद भी हमें सन दिखाई देगा।
वाई ड्यूरेशन ऑफ द डे हमेशा 2 मिनट सुबह 2 मिनट शाम को ज़्यादा होती है। जितना हमें सन को अपीयर होना चाहिए ना, उससे 4 मिनट हमें ज़्यादा देर तक दिखाई देता है हमें एक्चुअल सनसेट और एक्चुअल सनराइज। कैसे होता है देखो, ये जब ये सनसेट होगा तो सन तो कभी सेट होता ही नहीं है, हमेशा ही चमकता रहता है। लेकिन हमारा सनसेट का मतलब क्या है, जब यहाँ पर है तो यहाँ पर इसके सामने पहाड़ आ जाते हैं। हमारी अर्थ बिल्कुल ये फ्लैट तो है नहीं, गोल है। तो क्या होगा कि जिस समय पर जैसे मान लो ये मान लो इस जगह पर है हम, तो ये आपका क्या होगा, हॉरिजन हो गया, ये हॉरिजन पार्ट होगी बिल्कुल। अब आपको पता है कि अगर सन जरा सा भी इसके नीचे आ गया तो हमें सन दिखाई नहीं देगा। ये इसका एटमॉस्फेयर है अर्थ का, समझ रहे हो। तो अब यहां से देखो कि अगर सन इस जगह पर है यहाँ पर, तो हमें नहीं दिखना चाहिए, लेकिन दिखता है इतने पोजीशन पर। क्यों दिखता है, जब यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी तो ये तो आपका रेयर मीडियम हो गया, ये आपका क्या हो गया, तो किधर बैंड करेगी, टुवार्ड्स नॉर्मल। तो बैंड इस तरह से करेगी ऐसे, और ऐसे लगेगा कि यहाँ से आ रही है। धीरे 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 हल्का हल्का क्या करती जाएगी, वो बैंड करती जाएगी। और ये जो रे ऑफ लाइट है ऐसे इधर सीधी होकर के ऐसे लगेगा, इसकी जो एपरेंट पोजीशन है वो यहाँ बन जाएगी। समझ रहे हो, एक्चुअल पोजीशन ये वाली है, लेकिन एपरेंट पोजीशन कहाँ हो जाएगी, इसकी ऊपर हो जाएगी। और जब तक ये और नीचे नहीं आ जाएगा तब तक एपरेंट पोजीशन नीचे, जब एपरेंट पोजीशन हॉरिजन लाइन के नीचे आ जाएगी तब हमें एग्जैक्टली क्या होगा, सनसेट दिखाई होगा कि सनसेट हो रहा है। तो ड्यूरिंग द सनसेट और सनराइज द सन इज अ फारडेस्ट फ्रॉम अस, सबसे दूर होता है, ठीक है ना। सो द लाइट कमिंग फ्रॉम द sun enter into the atmosphere, bend toward the, and its apparent position, apparent image of the sun appear above the horizon. horizon से क्या होगी, ऊपर दिखाई देगी। और this condition is continue for 2 minutes, ठीक है। 2 मिनट लगते हैं नीचे तक आने में, और 2 मिनट सुबह के हो गए और 2 मिनट ही क्या हो गए, शाम के हो गए। एक्चुअल में सनसेट हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें 2 मिनट तक ऊपर दिखाई देता है। सनराइज यहां पर सन आ गया और तुरंत यहां दिखाई दे गया उसका। तो 2 मिनट सुबह हो गया, 2 मिनट शाम को हो गया। तो 4 मिनट ड्यूरेशन ऑफ द डे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये भी सब किसके कारण होता है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये था आपका एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। अब एक नया टॉपिक और आ जाता है आगे, टिंडे का इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, टिंडल फैक्ट। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। टिंडल फैक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल या सस्पेंशन पार्टिकल प्रेजेंट इन द मीडियम आर कॉल्ड टिंडे का इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो अब ये टिंडल फैक्ट है, ये कोलोइडल पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि जो लाइट के जितने भी कलर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं पर स्कैटर कर देता है, वो आर पार नहीं जाने देता, सीधा नहीं जाने देता। अब हमने पीछे भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, स्टेप के बारे में जो बता रहे थे हम। तो टिंडे का इफेक्ट तो सिंपल क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाई द पार्टिकल प्रेजेंट इन द मीडियम इज कॉल्ड टिंडल का इफेक्ट। अब जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है किस पे डिपेंड करता है ये, और इसके फिनोमेना कौन कौन से होते हैं जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये 2 चीज़ पे डिपेंड करता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक तो क्या होगा कि लाइट के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं, अलग अलग जो कलर्स हैं, उनकी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। समझ रहे हो, किस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अब वेवलेंथ का मतलब मैंने बताया था ना तुम्हें, क्या बताया था, वो तो ठीक है, डेफिनेशन होगी। प्रैक्टिकली क्या होता है आपका, भाई कितने लंबे लंबे स्टेप्स रख रहा है वो,
जितने बड़े बड़े स्टेप्स होंगे वेवलेंथ उसकी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। किसके ज़्यादा स्टेप्स होते हैं सारे में? रेड कलर के सबसे लंबे लंबे स्टेप्स होते हैं, समझ रहे हो? तो बताया था ना मैंने पहले कि जैसे ये चल रहे हैं और मान लो युवराज चल रहे हैं उस पर एक ही रोड पर, तो युवराज अगर जरा सा ऑब्स्टेकल हो गया गिर भी सकते हैं, लेकिन ये क्या हो सकता है, इनके स्टेप होंगे तो दूर दूर क्या हो सकते हैं वो। तो हायर वेवलेंथ का मतलब यही होता है कि हायर वेवलेंथ छोटे छोटे पार्टिकल से स्कैटर नहीं होती, ठीक है। छोटे पार्टिकल से कौन स्टेप होगी, कौन स्कैटर, मतलब कौन स्कैटर हो सकता है जिनकी वेवलेंथ क्या होगी। एक छोटे बच्चे को मान लो चला दिया जाए, सामने बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, क्या होगा, फट फट गिरता जाएगा वो, समझ रहे हो? 10 बार गिरेगा, 10 बार उठेगा, 10 बार गिरेगा और अंत में जाकर वहीं रुक जाएगा, भाई मैं नहीं जाता, पापा बहुत दूर चलेगा इसके। यही होता है इन सारे कलर में, सबका पापा कौन है? रेड कलर है, बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। तो जब दूर जाना होता है तो रेड कलर तो स्कैटर नहीं होता, लीस्ट स्कैटर होता है वो। सिर्फ कौन से पार्टिकल जिनकी वेवलेंथ छोटी छोटी कम कम थी वो पीछे ही रह जाते हैं सारे के सारे, और दैट्स वाई सन अपीयर टू रेड ड्यूरिंग द सनसेट और सनराइज। दूसरा पार्ट कौन सा होता है अभी? दूसरा पार्ट होता है साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम। अब एक बात देखो, अगर ऑब्स्टेकल में हमने बड़े बड़े पत्थर डाल दिए तो फिर तो चलना मुश्किल है, और छोटे छोटे पत्थर डाल दिए तो बड़े आसानी से निकल जाएंगे, समझ रहे हो? तो स्मॉल पार्टिकल लेड टू लेसर स्कैटरिंग ऑफ द लाइट और बिग पार्टिकल ऑफ द मीडियम लेड टू मोर स्कैटर ऑफ द लाइट। ट्रू सॉल्यूशन आपने देखा है कभी स्कैटर करता है लाइट को? क्यों? क्योंकि पार्टिकल उसके इतने छोटे होते हैं कि वो, आपको पता है कोलोइडल से ज़्यादा कौन, सस्पेंशन के पार्टिकल ज़्यादा स्कैटर करते हैं लाइट को, क्योंकि कोलोइडल के पार्टिकल का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, सॉरी छोटा होता है, और सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। दो चीज़ों पर डिपेंड करके। अब इसके प्रैक्टिकल देख लो। वाई डज द लाइट, मतलब सनसेट और सनराइज में कौन सा दिखाई देता है हमें? कैनोपी जो फॉर्म होती है कहाँ पर? फॉरेस्ट के अंदर। वो किसके कारण होती है? टिंडल इफेक्ट के कारण होती है। कैनोपी समझते हो भाई? जंगल होता है, वहाँ पर सारे पेड़ पौधे सब कुछ ऐसे होते हैं, पूरा ढका होता है, लेकिन कहीं से लाइट ऐसे निकल के आती है और वही पूरे स्कैटर करके सारे नीचे जो होता है उसको पूरी तरह से ब्राइटनेस कर देती है। तो जो पत्तों से निकल के आ रही है, साइड से निकल आ रही है, वो क्या होती है? कैनोपी बन जाती है उसे, ठीक है। तो वो सिर्फ किसके, यहाँ पर देखो अब इस जगह तो सूरज तो नहीं है, लेकिन लाइट बंद कर दूँ फिर भी आपको विजिबल दिखाई देगा सब कुछ, बिना लाइट के तो नहीं दिखता। यहाँ पर कैसे आई रेज? टिंडल इफेक्ट के कारण। सोचो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या हम इस कमरे के अंदर देख पाते किसी को? किसी को नहीं देख पाते बिना लाइट के, चाहे वो रात होती या दिन होता। क्यों? क्योंकि लाइट स्कैटर करने वाला पार्टिकल कोई है ही नहीं। वहाँ से लाइट वहाँ है, सन की रेजेज उधर आ रही हैं, लेकिन वहाँ से यहाँ तक स्कैटर होने में कोई भी पार्टिकल नहीं है। इसीलिए जब कोई भी एस्ट्रोनॉट ऊपर होता है, यानी स्पेस में होता है, तो क्या होता है? उसको डार्क दिखाई देता है, दिखाई देगा कि सन चमक रहा है, लेकिन आगे क्या है कुछ नहीं पता होता उसे। हाथ आगे करेगा, हाथ दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट आएगी, स्कैटर होकर, मतलब इससे टकराएगी और सीधी हमारी आंखों के पहुंच जाएगी, लेकिन उस हाथ के इधर उधर कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको, क्योंकि वो पार्टिकल ही नहीं है वहाँ पर लाइट को स्कैटर करे। इसलिए बिल्कुल डार्क होता है वहाँ पर एस्ट्रोनॉट को। ठीक है,
तो समझ में आ गया। अब देखो जो जितने भी डेंजर साइन होते हैं किसके बने होते हैं, क्यों बने होते हैं अभी, वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण लीस्ट स्कैटर हो जाता है। तो अगर फॉग भी होगा तो भी हमें क्या है वो दिख जाएगा। आपको रेड जितने भी जो रेड लाइट होती है, क्यों रेड बनाई जाती है कि फॉग के टाइम पे भी वो दूर तक दिख जाती है कि भाई खतरा है आगे या रुकना है हमें, समझ रहे हो। स्काई अपीयर ब्लू क्यों दिखाई देता है? और किस समय पर ब्लू दिखाई देगा, जब सन क्या होगा जस्ट ओवरहेड होगा, उस समय पर ब्लू इफेक्ट ज़्यादा होगा। क्यों होगा आप समझो, लाइट कमिंग फ्रॉम द सन एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर, फाइन पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं ऊपर बहुत सारे एटमॉस्फेयर के। तो फाइन पार्टिकल क्या करेंगे, कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्ट ऑफ द लाइट स्पेशली विच हैज़ द लो वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे एट द अपर एटमॉस्फेयर। ब्लू कलर, वायलेट कलर, ठीक है ना, इंडिगो कलर, ये तीनों कलर सबसे कम वेवलेंथ होने का जो फाइन पार्टिकल एटमॉस्फेयर में होते हैं वो उसको स्कैटर कर देते हैं ऊपर लाइट को। कुछ पूरा नहीं, कुछ पार्सल पार्ट ऑफ द दीज कलर इज स्कैटर्ड। और वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होती, वो स्कैटर लाइट होती है हमारे पास में ही होती है एटमॉस्फेयर की, और वही स्कैटर लाइट हमारी आँखों में पहुँचती है। जो लाइट स्कैटर होगी तो ना ब्लू कलर वाली, वही स्कैटर लाइट हमारी आँखों तक पहुँच जाती है और वो हमें स्काई कौन सा दिखाई देता है, ब्लू कलर। अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन द फाइन पार्टिकल, दैट फाइन पार्टिकल पार्सल स्कैटर द ब्लू कलर, ठीक है ना, एंड दैट स्कैटर्ड लाइट एंटर इनटू आवर आईज एंड इट अपीयर टू ब्लू। कौन सा दिखाई देगा ये, ब्लू कलर। वैसे सन हमें कैसा दिखाई देता है ड्यूरिंग द आफ्टरनून या नून, वाइट, येलो कहाँ दिखाई देगा। अगर सन हमारे ओवरहेड होगा तो कैसा दिखाई देगा, वाइट ही दिखाई देगा। क्यों दिखाई देता है वाइट, देखो ना, अगर ऐसे है, यहाँ सन है, ये एटमॉस्फेयर, तो अगर यहाँ पर है तो सन क्या होगा, ऐसे आएगा पूरी रे ऑफ लाइट, और हॉरिजन पर है तो यहाँ होगा, बिल्कुल इस जगह पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा सन। तो आप समझो ये वाली डिस्टेंस कम है या ये वाली डिस्टेंस कम है, हॉरिजन वाली डिस्टेंस ज़्यादा होती है और या ओवरहेड वाली डिस्टेंस ज़्यादा होती है, हॉरिजन वाली ज़्यादा होगी। तो हॉरिजन वाली ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा लेयर से गुजरना पड़ता है उसे, तो सारी लाइट क्या हो जाती है, ज़्यादातर स्कैटर हो जाती है। लेकिन जब ओवरहेड होता है तो सन हमारे बिल्कुल लीस्ट डिस्टेंस पर होता है और ऑलमोस्ट ऑल द रे ऑफ लाइट एबल टू रीच अस। जितनी भी रे ऑफ लाइट होती हैं सारी की सारी हमारे तक पहुंच जाती हैं जो सन से आती हैं, और वो सारी रे ऑफ लाइट मिलके क्या बना देती हैं, वाइट कलर। भाई सातों रे ऑफ लाइट मिल गई तो वाइट ही बन गया ना। इसलिए जिस समय पर सन ओवरहेड होता है हमें कौन सा दिखाई देगा, वो वाइट दिखाई देगा। लेकिन अगर हॉरिजन पर होगा तो वो रेड दिखाई देगा, क्योंकि वो बता ही दिया था रेड अपीयरेंस का। ठीक है, यही तुम्हारा चैप्टर था और चैप्टर का समापन हो जाता है आपका। इसमें कुछ MCQ थे, देखो दिमाग खराब मत करो। देखो